शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अब अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। माधव निदान का बहुत ही अच्छा सेशन हुआ। अभी मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि 42 और 43 नंबर का श्लोक पढ़िए और सर के पीछे पीछे सब लोग बोलिए। कृपया अनम्यूट करिए और सर के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। जी। संसर्गी की विधि। संसर्गोचास्य योजयेत् 42वां सूत्र पढ़िए सब लोग सर के पीछे। संसर्गोचास्य योजयेत् यवमुद्गकुलत्था अन्ने रुष्णरुक्षे कटुत्कटेः यवमुद्गकुलस्थाने रुक्षे कटुत्कटे कासमर्दकवार्ताक व्याघ्रीक्षारकणान्वितेः कासमर्दकवार्ताकव्याघ्रीक्षारकणान्वितेः धान्वैलरसे स्नेहे तिलससर्पनिम्बजैः धान्वैलरसे स्नेहे तिलससर्पनिम्बजैः। ये आई थिंक ये श्लोक कंप्लीट हो गया। इसका निचला हिस्सा भी शायद है, शायद क्यों वैद जी? जी इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। शोधन हो जाने पर पेया विलेपी संसर्जन क्रम करें। इसके लिए जौ की पेया या विलेपी दें, मूंग और कुल्थी का यूज दें। उष्ण एवं रुक्ष अतिशय कटु अन्नों को कसौदी, बड़ी कटेरी अवक्षार और पिपली के साथ दें। जांगल एवं बिले से जीवों के मांस रसों को तिल, सरसों और नीम के स्नेहों से संस्कृत कर दें। यहाँ पे वक्तव्य में यहाँ पे बताया गया मुद्ग अम्लाभ्याम यवदाड़िमाभ्याम करकंदुवा मूलक सुंठकेन सुंठी कणाभ्याम सकुलत केनम यूशो नवांग कफ रोगो हंता। ये बंगसेन ने लिखा है। जी वैद जी। ये वक्तव्य जो है इसमें बता रहे हैं कि पहले शोधन हो जाने के बाद ये संसर्जन क्रम बताया है और संसर्जन क्रम में कास का पेशेंट है हमारा, तो इसमें जौ की पेया बताया है और वो भी छान के, जौ को उबाल के पानी में और फिर उसके छान के लेना है, या विलेपी देने के लिए बोला है, या फिर यूश देने के लिए बोला है, मूंग और कुल्थी का यूश देने के लिए बोला है, या फिर बोला है कि उष्ण रुक्ष अतिशय कटु अन्नों को कंसौंधी बड़ी कटेरी, फिर उसके बाद में कटेरी ये अक्षर पिपली के साथ यूश देने के लिए बोला है। जंगल मांसरस बिल्लेशे जो बिल में रहने वाले प्राणियों का मांसरस उसका देना है, उसमें तिल सरसों नीम के स्नेह से संस्कृत बनाकर देना है। और वंगसेन बोलते हैं कि मुद्ग अम्लाभ्याम, मतलब मूंग दाल लेना है या अक्खा मूंग लेना है या अम्ल की लेना है, उसके साथ में यव लेना है, जौ लेना है, दाड़िमाभ्याम दाड़िम लेना है, करकंदू नाम मतलब बेर लेना है, मूलक मतलब मूली लेना है, शुंठकेन शुंठी के साथ तृतीया एक वचन, शुंठी कणाभ्याम शुंठी लेना है, पिपली लेना है, सकुलत्थकेन यूशो कुल्थी का यूश बनाना है, नवांगह कफ रोग हंता ये सब नए जो कफ के रोग हैं उन सबको दूर करता है, ऐसा बताया। संसर्जन क्रम में भी देखिए इतना पथ्यकर आहार बताया है ना कि अग्नि को ध्यान में रखते हुए दिया है और उसमें भी कफ को पूरी तरह से शमन करने वाले सारे द्रव्य बताएं। अब हम इसका टीका पढ़ेंगे।
इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है चिकित्सा में। जो भी हम टीका पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें समझ आती हैं। कोई टीका पढ़ेगा क्या? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आरती शर्मा मैम आप पढ़ेंगी? मैं अर्थ बताता हूँ, या कोई और भी पढ़ सकता है जिसको पढ़ना है। फिर कौन से वाला पढ़ना है? ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, संसर्गी च। श्लोक दिख रहा है, संसर्गी च पे आदि परिपाटी। पूरा नहीं दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? ये यप मुद्ग वाला। उसके नीचे 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 जाइए, ये तो डार्क है, नीचे। अच्छा, संसर्गी च अस्य योजित, ये वाला। हाँ, यही दिख रहा है मेरे को भी। तो पढ़िए ना। संसर्गी से योजित यव मुद्ग कुल्थ अन्नई रुग्ण रुक्षई कटुथ कटई कास्मर्द कवर्ता व्याघ्री शार कनान बतई धान बैल रसई स्नेहई तिल सरशप निम्ब जई। हाँ, इसके बाद नीचे वाला पढ़िए। शुद्ध हाँ, शुद्धनंतर संसर्जनम आह। नहीं आप बीच वाला नहीं पढ़ रही हैं, आप तो आयुर्वेद रसायन पढ़ रही है। उसके ऊपर भी कुछ लाइन है, 5 लाइन। संसर्गी च पेयादि परिपाटी च। संसर्गी च पया आदि परिपाटी च अस्य योजित हाँ यवादि रुकिए, की। आप एक लाइन हो जाता है तो रुकिए। इसमें बोल रहे हैं कि जब संसर्गी च से योजित, जब हम लोग ना ये संसर्जन क्रम कराते हैं तो उसके लिए क्या करना है? संसर्गी का मतलब है कि संसर्जन क्रम इस तरह से योजना करना है। पेयादि परिपाटी च से योजित, पेयादि क्रम जो है उसका क्रम से इस तरह से योजना करना है। आगे पढ़िए। यव आदि भीर थायो यव आदिर भी यथा योग्यम उष्ण यथा योग्यम उष्ण रुक्षैस्तथा कटुत कटई प्रभूत कटुकई कास्मर्द कफादि युक्तई। हाँ, अब रुकिए। इसमें बोल रहे हैं कि यव आदि लेना है तो इसमें यव जौ लेना है, मुद्ग लेना है, कुल्थी लेना है, ऐसे अन्न लेने जो रुक्ष और उष्ण रहे और कटु रसात्मक रहे, इन सब का प्रयोग करना है। तो कटु कट करे प्रभुते कटु है, मतलब बहुत थोड़ा ऐसे तीक्ष्ण हो, मतलब ऐसे द्रव्य लेने। कास्मर्दादि युक्त है, कास्मर्दादि का प्रयोग करना है जो संसर्जन में अग्नि को प्रदीप्त करे। आगे पढ़िए। धन्वनी भवा बानवा जांगला बिलेशु भवा बैला बिलेशिया तेषा रसास सतय मास रसे साहित्यार्थम। अब इसमें बोल रहे हैं कि धनवानी भवा धनवा जांगला, धनव मासरस का प्रयोग करना है, जो जांगल मासरस, मतलब जांगल प्रदेश में होने वाले जो पशु रहते हैं उनका मांस लेके और उसका सिद्ध करके मासरस लेना है। बिलेशु भवा बैला बिलेशया, जो बिल में रहने वाले चूहे हैं, खरगोश हैं, इन सब का प्रयोग करना है और उनका मासरस बनाना है। रसास्त्र मास्त्र से सहते थे। इसके साथ में पेया को सिद्ध करके या यवागों को सिद्ध करके पीने के लिए देना है। तथा स्नेयस तिल आदि जय सह। जी, ऊपर संस्कृत में बोला है स्नेह तिल सरसप निम्बजय, मतलब तेल कौन सा लेना है? तिल का लेना है, सरसों का लेना है, नीम का तेल ऐसे लेना है। तो तथा स्नेह तिलाद जय सह, ये सबका तेल का थोड़ा सा तेल डाल देना है उसमें। तो जब हम ये पीते हैं ना पेया और विलेपी और मास्टर्स, तो इससे क्या होता है कि अग्नि प्रदीप्त होते जाता है और ये कुछ अन्न पदार्थ हम लोग दे रहे हैं शोधन होने के बाद, वमन विरेचन होने के बाद। तो इससे पेशेंट को बल मिलता है और नरिशमेंट मिलता है सब धातुओं को। आप मतलब जो कास्ट के पेशेंट है उसमें हम जो नॉर्मल हम चावल से मंडपया विलेपी बनाते हैं उसकी जगह यव से बनाना है हमें। हाँ, ऐसा टीकाकार बता रहे हैं। आयुर्वेद रसायन की टीका कौन और पढ़ेगा?
जी सर। हाँ आप पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए पढ़िए। शुद्धनन्तरं संसर्गम आह संसर्गी चेति हाँ संसर्गी यवानाम। चेती, जी सर। रुकिए रुकिए, संसर्गी चेती जो श्लोक है उसका ये समरी क्या है कि शुद्धि के बाद संसर्जन क्रम इस तरह से करना चाहिए। जी। यवानां पेया विलेपी च मुग्धानां कुलित्थानां वायुषः। हाँ इसका मतलब है कि जौ से बनाया हुआ पेया पीना है या विलेपी पीना है, ठीक है। पेया और फिर विलेपी पीना है, च बोला है, वानी है च, पेया के बाद विलेपी पीना है। मुद्गा नाम कुलत्था नाम वायुष, या फिर युष पीना है तो मुग का बनाए युष बना के पिए या कुल्थी का युष पिए। वा मतलब और ऑप्शन में है। जंगलानां विलेश्यानां वा रसः स च कासमर्द्यान् मर्द्यान्वितः जी क्षारो यवक्षारः। जी तिला इसको आगे पढ़ूं सर? जांगलानम, जांगलानम विलेशयानम षष्ठी बहुवचन है, तो जांगल प्राणियों का या फिर विलेशय प्राणियों का मासरस का प्रयोग करना है। सच कास्मर्दाद्य निंता, इसमें कास्मर्द आदि आदि कास्मर्दाद्य मतलब आदि का प्रयोग करना है, उसमें डाल के सिद्ध करके देना है। क्षार मतलब यवक क्षार का प्रयोग करना है। तिलादिजैः स्नेहै यूषरसो कृतकत्वं वङ्गसेने तु मुग्धां मुग्धां मुग्धमलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां कर्कन्दूना मूलकशुण्ठेन शुण्ठिकणाभ्यां कुलत्थेन यूषो नवांग कफरोगहन्ता इति। आप शुंठेन क्यों पढ़ रहे हैं? शुंठकेन सकुलत्थकेन, क आपने साइलेंट कर दिया। मूलक शुण्ठिकणाभ्यां कुलत्थकेन यूषो नवांग कफरोगहन्तः इति। हाँ अब इसमें बोल रहे हैं कि तिलाद जिसने युष रसयो कृतकत्वम, इसका मतलब यह है कि तिल आदि लेना है, तिल का तेल या सरसों का तेल या नीम का तेल, इससे स्नेह थोड़ा सा तेल डाल के और इसको कृत करना है, मतलब छौंक डालना है। युष रसयो मतलब जो दाल का पानी है ना उसमें तड़का डालना है, तो ये कृतकत्वम ऐसा करके पीना है। फिर वंग सेन में काश कार जो है उसमें श्लोक नंबर 40 में बता रहे हैं कि मुद्ग लेना है, मतलब मूंग लेना है, आमलकी लेना है, जौ लेना है, दाड़िम लेना है, करकंदू मतलब बेर लेना है, मूली लेना है और शुंठी। इससे इसके साथ मतलब ये तृतीय एक वचन है। शुंठी कणाभ्यम तृतीय बहुवचन, तो द्विवचन सॉरी, तृतीय द्विवचन मतलब शुंठी और पिपली के साथ। सकुलत्थकेन कुल्थी के साथ, कुलत्थकेन यहाँ तृतीय एक वचन। युषो नवांग कफ रोग हंता, इसका युष बना के पियेंगे तो नया नया जो कफ रोग है उसको ये दूर कर देता है। इतना बढ़िया बताया है। अब आप जौ का अगर पिलाएंगे पेया और विलेपी, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आया। आप लोग अपने पेशेंट में पिला के फिर बताइएगा। हाँ वैद जी, ये जो नमस्ते वैद जी, हाँ प्रणाम। ये जो इन्होंने मतलब पूरा बताया इसके अंदर तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि जब भी कफज रोग होता है तो हम लोग मुद्ग यूज से ही मतलब प्रारंभ करते हैं। अभी तो हम लोग कफज कांस के विषय में बात कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग चावल का ऐसे मंड पेया विलेपी इस तरह करके देते, तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि हम लोग यव मूंग कुलथ इनको हम लोग यूज करेंगे और उस पर प्रक्षेप जो है हम लोग सौंठ मरीच आदि जो कटु हैं उनको देंगे। फिर आगे जो हम लोग जब उसका ऊपर आते हैं मांस रस के ऊपर या सूप के ऊपर आते हैं, तो जो मतलब पीपल हो गया, जवाखार हो गया, जवाखार किस पर बोलेंगे? यवक्षार। यवक्षार, कंटकारी हो गया, ठीक है। पर बैगन का यूज कितने लोगों ने बैगन की? का बहुत अच्छा है, बैगन का अच्छा, ज्वर में भी बताया, लेकिन उसमें मसाले डालते हैं इसलिए बैगन को हम लोग वर्ज्य बोलते हैं कि बैगन नहीं खाना चाहिए। बिना मतलब ये मसाले यूज वाला के फॉर्म बैगन का में। तो बहुत प्रयोग अच्छा बताया। ज्वर चक्रपाणी ने इतना तो बैगन के सूप पे महत्व दिया है। मतलब उसको सूप के फॉर्म में हम लोगों को देना है जब हम लोग वेजिटेबल सूप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने संसर्जन कर्म में। तो उस समय हम लोग कसौदी कंटकारी और उसमें यवशार तो थोड़ा सा ही डालेंगे, और पीपल के पत्र यूज करेंगे या पीपल का क्या यूज करेंगे? हाँ पत्र ही यूज करेंगे, जी पंचांग जी। भी यूज कर सकते हैं।
जी। सर ये जो यव का यूश या ये बनाना है, ये मतलब कैसे बनाना है? क्योंकि यव का दलिया मिलता है, वैसे भी जौ मिलते हैं जो नवरात्र में हम लोग पीसते हैं, तो उसको कैसे उसमें मतलब क्या रहेगा एक बनाने भाग में? यव हो गया और 14 भाग पानी हो गया, उसको उबाल दीजिए और उसके बाद में पक जाए तो छान दीजिए और उसमें ये सब चीज डाल के और फिर प्रयोग करिए। ठीक है, ये सारा कुछ पित्तज कास और कफज नहीं, कास में है। कफज कफज में स्पेशली बताया। हाँ, जौ जो कफज कास में। जौ जो रहता है वो कफ के लिए है। हम्म, ठीक है। और फिर उसका हस्क हटा के मैम, मतलब जो पेया या विलेपी बनाएंगे आगे, तो उसका हस्क हटा हुआ भी मिलता है यव, तो वो यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पूजा में तो विद हस्क यूज करते हैं ना। विद हस भी हाँ, यूज कर विधक। रहे हैं, तो ये तो पेया पी रहे हैं ना हम लोग, पेया हाँ महत्व है, पानी का महत्व है बस। मैम उसमें हर्ष का क्या, जैसे उबाल के छान लो, हर्ष तो अपने नहीं आप ही नहीं, है। वो मतलब वहां तक तो चल जाएगा ना, शुरू में डे हाँ 1 लेकिन 2 तो चल इसमें वो जाएगा, हस का 2-3 भी अंडकाल अगर चल मिल रहा जाएगा। है तो रुक्षता रहेगी थोड़ा, कफ को हैं? निकालने। क्या सर, क्या भाई जी? मतलब उसमें ना थोड़ा सा रुक्षता रहेगी, जो मतलब कफ को निकालना है, हमें स्त्यान कफ को निकालना है, जो शोधन होने के बाद भी चिपका चिपका रह गया है स्त्रोतसों में। जी जी। तो जो मतलब तो जैसे हम लोग पहली जो डाइट दे रहे हैं उसको विद हस्क लेके उसको उबाल लें। बाल के छान ले। हाँ, तो मतलब उसको रुक्षण करने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये सर कितना मतलब, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो स्टेपल डाइट है, लोग मतलब व्हीट और राइस वो खा लेते हैं, बट जैसे ये यव है तो ये मतलब कितना भी खाओ, जैसे संसर्जन क्रम करा रहे हैं हम। अग्नि को बढ़ाना है हमें, और एक एक कप इतना लेके शुरू करें, शुद्धि होने के बाद। जी। आपके पास जो कफज कास के पेशेंट आ रहे हैं, बलगम वाले हम्म। खांसी के पेशेंट आ रहे हैं, उनको वमन करा दिया, उसके बाद ये बताया। चावल का पेया नहीं बोला है, यव का पेया बोला है इन्होंने। ये वाग्भट की खासियत सर है वही कि बोल रही हूँ कि जैसे हम चावल तो उनको बोल देते हैं कि जितना खाना है खाओ, क्योंकि उसके बाद शोधन के बाद पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो दिन भर हाँ, बार बार फोन करते हैं क्या खाएं क्या खाएं, तो उनका संसर्जन क्रम रहता है, बट आज तक संसर्जन क्रम चावल पर ही रहा, जो मंडपिया विलेपी जैसे रहा। ये हमने तो चरक अभी का हिसाब से पढ़ा और हमने वाग्भट के पहले पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कफज कास के लिए स्पेशल बताया इन्होंने कि यव का आप पीजिए। तो इसको जौ को भी कितनी मात्रा में भी खाए, मतलब ये बॉडी में बाद में भी रुक्षता नहीं करेगा, क्योंकि ये तो जैसे इसमें। पेया है, ये तो पेया है। ठीक है। जौ को तो न खा रहे, पेया है ये तो। जौ तो का ये रोटी तो हम लोग जैसे मात्रावती इसमें तो देते हैं मैम, कितना भी खा लो, कहाँ देते हैं संसर्जन कर्म में? मात्रावत देते हैं कि मतलब आपकी जो जैसा आपका पहले तो शोधन हुआ, शोधन कितना हुआ, कितने वेग आए, उस हिसाब से आप अन्नकाल डिसाइड करेंगी। जी जी उसके बाद जी। जो आपका जो नहीं, भूख है जैसे उस। मैक्स अगर मतलब प्रधान शोधन भी होता है तो हम 3 अनकाल देते हैं ना, जैसे मंडपया जी विलेपी जो भी है 3 अनकाल देते हैं। तो वही जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो 3 अनकाल है, मतलब सिर्फ वो हमने यव देना है, बाकी अनकाल में हमने चावल देना है या वो भी यव ही देना है? नहीं जैसे नहीं, नहीं, यह कभी भी कभी। देना यहाँ के बाद होगा ना, विलेपी देना है। यह भी देना। चावल तो का कफज में है ना, कफज है, इसलिए इसीलिए तो उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि वही जौ चीज बोल रही हूँ कि जो विलेपी है वो भी उसी की बनानी है, यव जौ की का ही बनानी है। बनाना है, यवानम पेया विलेपी चा। ठीक है। पेया देना है, विलेपी देना है, यूष देना है या मासरस देना है, ऐसे कर करके आगे बढ़ना है। जी जी, वो दे रहे हैं, थैंक यू। मैम मैम तो इसमें तो सीधा सा हिसाब है, कोई चीज आकंठ तो पान करनी नहीं है। भूख से हाँ, अब हम खाना भी खाते हैं उसमें भी ऐसे ही विचार करते हैं, एक भाग वायु का, एक भाग पानी का, 2 भाग अन्न के। ठीक है ना, कोई भी नॉर्मल स्वस्थ आदमी के लिए वो तो इतना वो कर्म हमने जो भी शोधन कर्म किया है उसके ऊपर उसको यही बोलो भाई थोड़ा खाओ, ले लो, अपनी भूख से ज्यादा मत खाओ। ये ना अभी आपको भूख लगी और पूरा तसल्ली से गले तक बैठा लिया और वो करके पच दीजिए। जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। जौ का इतना महत्व है यहाँ पे कफज कास में। ठीक है, आगे काम पढ़ते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। सर यहाँ जो जॉब का पेया बना जाएगा तो 1:14 का रेशियो हाँ, में पानी लेके बनाया, तो पानी कितने तक रिड्यूस होने तक लिया जाएगा वो उसको? पकने तक, इसमें हाफ नहीं करना होता है, काढ़ा तो नहीं, वो अच्छा, पकने तक, पक जी जाए सर, बस। ठीक है सर। हाँ वो फट जाए, हाँ, जी जी। मतलब सॉफ्ट हो जैसे जाए। चावल को हम लोग देखते हैं तो वो चावल ऐसे पक जाता है, एक हाँ चावल हाँ निकाल के देखते हैं वैसे। हाँ, ठीक है। चलिए 44 45 नंबर का श्लोक कोई पढ़ेगा और पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ जी।
हाँ, सब लोग अनम्यूट करें, मैम के पीछे पढ़िए। पीछे नहीं पढ़ो वैद जी, क्योंकि इतना अच्छा नहीं पढ़ती हूँ। ऐसा क्यों बोलती हैं? आप कितनी अच्छी हैं, पूरा भारत आप पे गर्व करता है। पढ़ रहे हैं। ठीक है। दशमूलाम्बु घरमाम्बु मध्यम मध्य व पिबेत। दशमूलाम्बु दशमूलाम्बु धर्माम्बु दशमूलाम्बु मध्यम्बु व पिबेत। मध्यम्बु वा पिबेत। मूलः पौष्कर सम्यक् कपटोलय सम्यक् पटोलय संस्थितं निशाम्। मूलै पौष्कर सम्यक् पटोलै संस्थितः निशाम्। सम्यक् पटोलय संस्थितं निशाम्। पिबेत द्वारि स शौद्रं कालव्यं मनस्य वा त्रिषु। पिबेद्वारि पिबेद्वारि शोद्रं काले अन्य उपाय उन्होंने बताए यहाँ पर। दशमूल का पानी यानी कि काढ़ा, गर्म पानी, मध्य या मधु मिश्रित जल पिए, अथवा पानी में पुष्कर मूल, अमलतास और पटोल डालकर संपूर्ण रात्रि भर रखा रहने दें। नित्य नितार कर इस पानी को मधु के साथ भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य और भोजन के अंत में पिए। मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही लेना होगा। और सिप कितना बढ़िया बता रहे हैं कि कफज कास में आप लोग संसर्जन क्रम कर रहे हैं, उसके बाद में दशमूल का काढ़ा बना लीजिए और वो खाने के पहले, खाने के मध्य में, खाने के बाद में पीजिए। वो कफ जो है वो पूरी तरह से शमित हो जाएगा, आपको खांसी नहीं आएगा। फिर या गर्म पानी दीजिए, या मध्य दीजिए, या मधु मिश्रित पानी दीजिए, या फिर पानी में पुष्कर मूल डालिए, अमलतास डालिए, पटोल डालकर रात भर रखने दीजिए और सुबह इसको छान के और फिर मधु के साथ लेना है। कितना बढ़िया बता रहे हैं, कितना बढ़िया है जी। ये अपने आप में ट्रीटमेंट हुआ, कितना बढ़िया है ये। और ये तो वैजी हम ऐसे लगता है कि अगर हम ये सब नहीं भी करा रहे हैं तो भी पेशेंट को हम लोग ये सब द्रव्य जो है वो दें पानी के फॉर्म में, जिस समय हमें लग रहा है कि कफज कहाँ से। किसी भी तरह का खांसी आ रहा है बलगम वाला तो आप दे सकते हैं। जी जी, इसको पौष्कर आदि हिम बोलते हैं। हाँ, इसमें पुष्कर मूल, अमलतास की जड़, परवल, इनके पंचांग को समान भाग में लेकर कूटकर रात भर भिगो देते हैं और सुबह हाथ से खूब अच्छे से मसल लेते हैं और उसको छान लेते हैं। फिर उस जल के अंदर शहद मिलाकर अन्न के तीनों काल में, यानी कि हमने प्रातः लिया, मध्याह्न और सायं, तीनों में ही भोजन के आदि, मध्य और अंत, इन तीनों कालों में इस जल को थोड़ा थोड़ा मतलब सिप्स में देना चाहिए और इसको पौष्कर आदि हिम कहते हैं। जी जी। डॉक्टर अनुरिता मैम, आप प्रॉमिस करिए कि आप अपने पेशेंट को ऐसे ही देंगी। अनुरिता मैडम, आप ऐसे ही देंगी पेशेंट को, कफज कास के पेशेंट को, ऐसा प्रॉमिस? यस सर, मैं अभी सारा फिर से रिवाइव करके सारा चीज ऑर्गेनाइज करके शुरू करूंगी सर। हाँ, एकदम क्लासिकल ऐसे देंगी ना, आपके पेशेंट और जल्दी रिकवर होंगे, फिर आप और मल्टी बिलियनियर बनेंगी, फिर आपके पास और कार आएगा। इसमें चरक में वैजी, इसके बारे में अलग से एक श्लोक है, श्लोक नंबर 111-18 का चिकित्सा अध्याय में। पौष्कर आरगवदम मूलम पटोलम तय निर्शा स्थितम जलम मधुयुतम पेयम काले वैशान्यस्य वा त्रिषु। जी, अब इसका हम टीका पढ़ते हैं। 44 और 45 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका बहुत बढ़िया है। और सर आपने इसके पहले पिछले हफ्ते में दशमूल घृत बताया था ना सर। हाँ, और अभी यहाँ पे दशमूल का पानी, मतलब हमारी इमरजेंसी मैनेजमेंट और ये चीज हमारे पास में होनी चाहिए, ऐसे हो गया अभी। हाँ, दशमूल तो सबके क्लिनिक में होता ही होता है। हाँ, नहीं हम घृत कल्पनाएं और यूज बहुत कम करते हैं, सिद्ध नहीं करते हैं, प्लेन दशमूल दे देते हैं। हाँ वैजी, हाँ जी, आरती मैम पूछ रही हैं कि ड्यूरिंग स्नेहन एंड संसर्जन क्रम क्या हम लोग कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली रस औषधि, रस तो बहुत ही गुरु हुई, कोई भी चीज नहीं देना है संसर्जन क्रम में, पूरा कोई भी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। ओके सर, अगर उसका कोई साथ में साइड वाइज बीपी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी ना दें? बीपी नहीं होता है जब हम लोग संसर्जन क्रम करते हैं, तो अगर देना ही जरूरी है तो आप ये पेया के साथ दे दीजिए ना, पेया देने के बाद पेया मंडविलेपी उसके साथ। और जैसे आयुर्वेदिक मतलब कोई भी नहीं देना है, नहीं तो अग्निमंद हो जाएगा।
मोस्टली जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो और उनको मल्टीपल डिसीज ड्यूरिंग स्नेहन बोल रहे हैं, तब तक तो हमें देना है, पूर्व क्रम में देना है, लेकिन शोधन होने के बाद नहीं देना चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट चला रहे होते हैं वो स्नेहन में कर सकते हैं या वो बंद कर दे, हाँ, क्योंकि आज तक मैं स्नेहन में हमेशा तो बंद हमें करती रही हूँ। दीपन पाचन तो देना ही होता है ना स्नेहन के नहीं टाइम। नहीं, दीपन पाचन नहीं, जैसे सपोज कोई हमारे पास कोई और पैंक्रेटाइटिस या कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हाँ। उसको शोधन के स्नेह पहले तक दे सकते हैं, ड्यूरिंग स्नेहन शोधन दे सकते हैं, लेकिन शोधन के बाद नहीं देना है, संसर्जन ठीक है। करके। और जैसे कोई पेशेंट एलोपैथी का कुछ ऐसे ड्रग ले रहा है, जैसे वो हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं, वो कभी कभी वो जो लेते हैं तो फिर एस्पिरिन मॉनिटर वगैरह। नहीं करेंगी, बीपी चेक करके देंगी तभी ना। अगर बीपी है ही नहीं और आप दे रही हैं बीपी की दवाई, एटेनॉल प्रोपेनॉल, तो क्या नहीं मतलब? वो नहीं कह रही। जो दूसरे जो जैसे ये जो जिनका भी ये रहता है, हार्ट की सर्जरीज रहती हैं या जितने भी ये रहते हैं हार्ट के केसेस, उसमें एस्पिरिन और ये जो देते हैं, तो वो हम क्या नहीं कंटिन्यू देना रखें या चाहिए, बंद कर दिया करें? थोड़े दिन ऐसा पेशेंट तो मैम क्या है जो आप ये बात कर रहे हो, तो उसमें कार्डियक पेशेंट जो ज्यादा सिक टॉक्सिक पेशेंट है वो तो हमने वमन के लिए लेना ही नहीं होता। नहीं हाँ। सर, वमन नहीं, विरेचन के लिए लेते हैं। मैंने किए हैं काफी केस, तो लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मेरे को यही डाउट था कि उसमें वो पेशेंट को कंटिन्यू रखते हैं या नहीं। जैसे नहीं। ब्लॉकेजेस के पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे हम टेपर ऑफ करते हैं। जैसे उल्टा कोई हम शोधन करके सब कचरा निकाल रहे हैं और फिर से आप वो संसर्गम में अग्निमन करके ग्रहणी दूसरी करेंगी। सर, जैसे कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं डिप्रेशन के, उनमें मैंने मतलब जो मैंने देखा है, जब आप मतलब मैं शोधन पूछ करा रही हूँ, देंगे तो डिप्रेशन अपने आप चला जाता है, अंदर से पूरा बॉडी क्लीन हो जाता है उस उनका टाइम। क्या रहता है कि उसमें एक ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है उनमें, मतलब तो उसके वो तो लिए पूछ आपके रही हूँ पास कि आएंगे नहीं वमन विरेचन करने के लिए, वो तो आएंगे नहीं। नहीं नहीं सर, वो मैम लेटर ऑन स्टेज पर हम उनको कन्विंस कर लेते हैं, 2-3 महीने उस चीज को भी लगता है। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि उस दौरान अगर वो लेना चाहे तो उनको मना कर दिया जाए कि हाँ अब बिल्कुल नहीं लें। अभी शुद्धि हुआ है ना ले, एकदम बीपी और बीपी की दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, तो मॉनिटर करके दे, बाकी कोई दवाई नहीं देना चाहिए संसर्जन कम के टाइम। ठीक है, थैंक यू सर। आरती मैम डिपेंड करता है ना आपका पेशेंट कितना सिक टॉक्सिक है और कौन कौन सी दवाई आप ले रहे हो। मान लो एक पेशेंट 10 दवाइयां खा रहा है डिप्रेशन की, ठीक है ना, एकदम तुरंत तो उनसे आप उसका कपड़ा बंद रखो फिर उसको रखा करो। सर, तुरंत। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, वो तब आते हैं जब काया और माया दोनों खत्म होने वाली स्टेज पे आते हैं, और उनमें मतलब क्या रहता है, बहुत सारी परेशानियां इकट्ठी होती है उनमें। जैसे उसको डायबिटीज भी है, किडनी की प्रॉब्लम भी है, रेटिनोपैथी भी स्टार्ट हुई है, मतलब तो ऐसा हो जाता है कि शोधन ही खुद क्यों करना है, आप शमन करिए ना उनको। नहीं, शमन के बाद ही अल्टीमेटली जैसे कुछ मात्रा में हम वस्ती दे सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा बीच बीच में अगर कुछ मस्ती ऐसा में तो लगते रहे तो संसर्जन क्रम पेशेंट को भी करने की अच्छा जरूरत नहीं, लगता है। वमन और विरेचन के बाद ही संसर्जन क्रम की जरूरत पड़ती है ज्यादातर। मैडम, आपका जो क्वेश्चन है ना इतना प्रैक्टिकल है, और ये क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में आता है, पर जब हम लोग मतलब ये तो खैर संसर्जन क्रम नहीं की बात हो नहीं, गई। मैं सिर्फ संसर्जन क्रम की बात नहीं कर रही, मैं वस्ती के ड्यूरिंग वस्ती भी पूछ रही हूँ, क्योंकि तब तो देना चाहिए ऐसे ना, आता है। तब ठीक है सर। अब मैम मुझे लग रहा है कि ना क्लोजली जो चीज मॉनिटर ड्रग करो। डिपेंडेंसी है तब देना चाहिए। ड्रग हाँ। डिपेंडेंसी हो, अमूमन तो बहुत सारी मेडिसिन छूट जाती हैं पंचकर्मा के बाद, और जब उसके हम बाद मतलब तो हम छूट ही देखते जाती है, डेफिनेटली नहीं छूट नहीं, जाती है उसके बाद। बेसिकली मैम सोचो हमारा हम कर क्या रहे हैं, हम तो बॉडी के आर्म को क्लीन कर रहे हैं ना, ये दवाइयां भी आर्म बनाती हैं, तो मिनिमम मेडिकेशन पे रखना चाहिए। और ये काम दीपन पाचन से शुरू होता है, दीपन पाचन के समय से ही हम लोग उनको पूरा कन्विंस करके, लेकिन उनको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। पेशेंट अगर डाइट अपना अपना लेगा, मनमुखी होगा, तो वो अपना कहेगा हम तो ये डाइट लेंगे, उसका सोना जागना ब्रह्मचर्य हर चीज अगर वो फॉलो करता है, तो दीपन पाचन के लिए यानी पूर्व क्रम से हम लोग सब मेडिसिन बंद करके ही सब शुरू करते हैं। फिर भी अगर जरूरत है थोड़ा बहुत, अगर आप चला रहा उसके साइकोलॉजिकल उसके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम सारे टेस्ट तो पहले कराते ही हैं, तो थोड़ा बहुत आप दे लीजिए, लेकिन वो संसर्जन क्रम तक आते आते उसको बिल्कुल उस समय तो बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि ये ठीक है। पचने में भारी पड़ेगा। और उसके बाद ठीक। फिर आप देखेंगे कि मेडिसिन ऑलमोस्ट बंद हो गई, तो थोड़ी बहुत जो आपको फिर जरूरत पड़े उसको आप दे सकती हैं अपने आप से समझ के। जी जी मैम। उसमें मैम मॉनिटरिंग की जरूरत है। मान लो मैम कह रही है ना, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट आ गया,
उसका तो हाइपरटेंशन कंट्रोल होता ही नहीं है। आप देख लो, अगर उसका ठीक लगता तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा दवाई दे दो एंटी हाइपरटेंशन। तो देखो वहां पे आपको देना ही पड़ेगा। एकदम सडन एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन में लैंड कर गया तो दिक्कत रहती है पेशेंट की। सरोज मिश्रा सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस में से निकल के ही पेशेंट को पंचकर्मा के लिए लें। और वैद्य जी बोल रहे थे कि शमन औषधि पहले दें, उसको कंट्रोल कर लें फिर दें। आप तो खैर एक्सपीरियंस है आरती मैडम, तो आप कर ही रही होंगी, पर ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल है जो आपने पूछा, सभी के दिमाग में आता है। अच्छा किया आपने पूछा मैम। वैसे तो वंदना मैम, वमन वगैरह का तो काउंटर इंडिकेशन बोला गया है कि जो दिल की बीमारियां हैं तो उसमें वमन वगैरह काउंटर इंडिकेट किया गया है। अगर आरती मैम विरेचन कराना चाहती हैं तो वैसे तो कॉम्प्लिकेशन से निकालने के बाद ही पंचकर्मा करने का इंडिकेशन है। लेकिन अगर जो ये करा भी रही हैं तो ये युक्ति पूर्वक भी अपनी स्वयं की भी युक्ति लगा सकती हैं कि इसको क्या ज्यादा जरूरी है, कि हम लोग उसमें सिद्धांतों पे और शास्त्रीय उसमें नहीं जाते हैं कि हमारा जैसे पेशेंट। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मतलब 3 इयर्स बैक मेरे पास एक केस था। मतलब यंग पेशेंट था, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, और उसको साथ में डिप्रेशन और ओसीडी भी साथ ही था। मतलब ये 2 चीजें थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि इसका उस समय उसका लाइफ बचाना जरूरी था, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला था कि आपका हिप ट्रांसप्लांट होगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि मैं इसका बस्ती करूं, पहले इसका हिप बचाऊं, क्योंकि उसको डिप्रेशन भी इसीलिए था क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे। तो मतलब मेरा इसीलिए ये क्वेश्चन था कि जैसे वस्ती में उसका वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट मैं बंद कर देती या नहीं करती, क्योंकि उस समय मेरे को कोई गाइड करने के लिए नहीं था। तो बट जो भी था मैंने अपने हिसाब से उसको वस्ती दिया, और वस्ती के बाद मतलब जैसे उसका लाइफ चलने लगा, मतलब उसको ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ा। बट बस दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि जैसे हम प्रैक्टिस करते तो हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली बताने के लिए कोई नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इस तो प्लेटफॉर्म पे ये चीज पूछा इसमें आपसे। इसमें डॉक्टर साहब आपकी खुद की स्वयं की भी युक्ति काम करेगी कि कोई कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं बन रही है। हमको देखना है कि अगर हम इसकी दवाई ये रोक दें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग या इसकी जान पे क्योंकि आ मैं जाए। खुद एलोपैथी कभी इतना प्रैक्टिस नहीं किया, बट ये मेरे को जब लोग आते हैं और वो इतनी दवाइयां लिखवा के आते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ती हूँ। तो मुझे ये समझ आता है कि इनकी ना ड्रग डिपेंडेंस हो चुकी है, इनके ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कुछ हो चुका है। तो इसलिए इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि हम मतलब उसको धीरे धीरे टेपर ऑफ में करती हूँ। बट उस समय जब हमने सडन बस्ती करना है, क्योंकि उसको जैसे पेशेंट ऐसे ही उसको बोल दिया कि बस अब आपका हिप ट्रांसप्लांट ही होगा, और मतलब उसकी वाइफ लिटरली रो रही थी। आप खुद सोचिए कि 33-34 की एज में छोटे बच्चे हैं, और मतलब लाइफ एक तरह खत्म हो जाती है आदमी की उस समय। तो थोड़ा ऐसे इस वे से इसलिए मैंने पूछा ये। नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा, लेकिन इसमें यही है कि आपकी स्वयं की भी युक्ति इसमें बहुत अच्छी काम करने वाली है। और जहाँ पे ड्रग इम्पोर्टेंट कितना है जो चल रहा है, वो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग है, और उसको बंद करने से क्या उसका कोई कोर्स वगैरह या उसकी आगे की प्रोग्नोसिस गड़बड़ होती है तो उसमें हम उसका इंडिकेशन करते हुए दे भी सकते हैं। मेरा तो ये जी मानना जी सर। जी और मैम थैंक बस्ती के बाद तो डिप्रेशन का जैसे सरोज मिश्रा सर कह रहे हैं ना, तुरंत ही आप भी बता रही हैं आराम आना शुरू होगा, तो उनकी जो मेडिसिन चल रही है उससे धीरे धीरे करके अपने मानस मित्र वगैरह पे आ जाइए और बहुत जल्दी मतलब। डिप्रेशन तो उसको था ही उस वजह से ना। अब जैसे अगर किसी को बोल दिया जाए कि आपकी मतलब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ही आदमी की खत्म हो जाती है, जो चल नहीं पाएगा, अपंग हो जाएगा, तो डिप्रेशन तो आना एक वो चीज है। तो स्वाभाविक है। डिप्रेशन था ही उसको उस चीज का। जी। तो वो वस्ती से जब उसका वो चीज उसको हो गया कि अभी ट्रांसप्लांटेशन नहीं जरूरत, तो उसको वो चीज से वो निकल गया एक्चुअली। ये वेस्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट था क्या मैम? जी जी। जी जी। कौन सी वस्ती दी थी मैम आपने उसको? मैम पंचतिक्त शीरवस्ती दी थी, जी। और उसमें ये वाला अस्थि श्रृंखला घृत डाल के दी थी उनको। जी मैम। मैम कितना परसेंट खत्म हो चुका था उसका जॉइंट? क्या क्या कह रहे हैं आप? कितना परसेंट उसका खराब हो चुका था वो मैम जॉइंट? उसके पास बहुत ज्यादा, मतलब एक पूरा ब्रीफकेस ही था एक तरह रिपोर्ट्स का।
तो अभी तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि 3 इयर्स बैक की बात है, बट ये मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जब वो आए थे देवर लिटरली वीपिंग कि हमें हिप ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोला है, कि मतलब अगर नहीं होगा तो आपका हिप ट्रांसप्लांट करेंगे, कुछ नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि नॉर्मली एलोपैथी में वो यही बोलते हैं कि गया बस। तो वो उसके मतलब ऐसा था उसका केस, जी जी जी, तो उसमें मतलब उसको पूरा पूरा आराम है अब। गुड, बधाई हो। मैम कितने दिन किया ड्यूरेशन उसका? 16 दिन, 16 डेज। सिर्फ 16 डेज। और उसके पहले मैम मात्रा जी बस्ती या कोई नहीं नहीं, विरेचन वगैरह दिया? उस समय मेरे दिमाग में कुछ और आया ही नहीं। डायरेक्ट आप? हाँ, उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने उनको बोला कि आप अगर आप चाहते हैं तो मैंने, क्योंकि मेरे लिए भी वो फर्स्ट केस था, तो मैंने उनको बोला कि मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने उनको लिया और उसके बाद मैंने पंचतिक क्षीरवस्ती दी, लाक्षा दी, ये वाला 80 श्रृंखला घृत से। और इसी के साथ मैंने मतलब नर्वस और मस्कुलर इम्प्रूवमेंट के लिए बीच में कुछ मात्रा में अश्वगंधा घृत भी यूज किया। और मैं और ओरली को ही दिया था क्या? क्या बोल रहे हैं? ओरली भी कुछ दिया था क्या? हाँ जी, ओरली उनको अबरक हजारपुटी चलाया था। सिर्फ या सूक्ष्मत्व करके उसका गिलोय से, या नहीं, सिर्फ उसमें जैसे अबरक हजारपुटी में जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, मतलब ये सब डालकर ही चलाया था, अकेला नहीं, सिंगल नहीं दिया था ऐसे हजारपुटी। ओके मैम ग्रुप पे शेयर कीजिए ना आपने क्या क्या टेस्ट किया पेशेंट। जी जी मैम, ट्रीटमेंट तो मेरे को अब पूरा याद नहीं, बट वस्ती का मैं जरूर शेयर करूंगी। और पंचतिक्त वस्ती में ये हमारे इधर एक्चुअली ये वाला जो डालते हैं, वासा पटोल कंटकारी द्वय, गुडुची, और एक और है, वासा पटोल कंटकारी द्वय और गुडुची। हाँ, नींब आता है। 5 ये चीजें थी। नींब आता है ना? किरातिकता आता है ना? नहीं मैम, मैंने इससे दिया था वासा पटोल कंटकारी द्वय और गुडुची, ये 5 पंचतिक्त में नींब, किरातिकता, पटोल, गुडुची और आपने जो वासाडा एसटी मधु, यही आता है ना? नहीं, मैंने ये नहीं दिया था, मैंने इससे दिया था। और उसके बाद फिर 3 to 6 मंथ के बाद फिर से यष्टि मधु घृत से मैंने उसको वस्ती दिया था। वो यष्टि मधु घृत मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि मेरे को कोई मार्केट से, मेरे को कहीं से पता नहीं लगा कि कहाँ से मिलेगा। मैम तिक्त क्षीर बस्ती कितने दिन दी थी मैम? 16 डेज मैम। और फिर रिपीट करना पड़ा था वो, जैसे 3 साल हो गए पेशेंट को, तो वो वापस रिपीट किया था या एक ही कोर्स किया था? नहीं, वस्ती दोबारा रिपीट किया था, मतलब तकरीबन साल में एक बार तब किया था। फिर उसके बाद 3 मंथ्स, पता नहीं 6 मंथ्स के बाद दोबारा किया था। तो उसके बाद से वो पेशेंट भी नहीं आया, क्योंकि मेरे ख्याल से उसकी 8-9 मंथ्स में उसकी काफी रिकवरी हो गई थी, मतलब वो बैक टू लाइफ हो गया था। मैम इसकी वापस मतलब कुछ रेडियोलॉजिकल चेंजेस थे, कुछ चेक कराया था फिर से? जो ये वो बहुत टेस्ट करवा चुका था उसने, MRI और सारा कुछ करवा चुका था। तो उसके बाद मैंने खुद से कोई MRI या वो नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि बार बार अब में MRI की इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह एक्सपोजर ही है। तो इसलिए मैंने उसको दोबारा ट्रिगर ऑफ नहीं करवाया। मैंने उसे बोला कि अगर तुम सेटिस्फाइड हो, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, एक्सरे जरूर करवाया था, एक्सरे भी नॉर्मल दिख रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बोला ही नहीं कि दोबारा आप करवाओ। मैम इसमें कितनी मात्रा तक दी थी आपने पंचतिक क्षीर बस्ती? कितने ml तक फ्लूइड लिया? 1 लीटर तक दे देती हूँ। मतलब पेशेंट को नहीं, जो AVN वाला पेशेंट था उसको 1 लीटर दिया था, 1 लीटर से स्टार्ट किया था? 1 लीटर तक 1 लीटर वस्ती मैंने बनाया था, और मतलब 800-900 ml तक उसमें चला गया था। तो फ्रेश मॉर्निंग में दे दिया उसको ना? कैसे? जैसे मॉर्निंग सेशन में दिया था या इवनिंग टाइम्स में दिया? मैंने जो नीरू वस्ती के जो रूल रहते हैं कि मतलब जैसे पेशेंट को भूख नहीं लगी होनी चाहिए, उस समय दिया था उसको। मानो NBM दिया था मैम आपने?
10 साढ़े 10 बजे, जैसे मतलब मॉर्निंग में उसको बोला कि 10 साढ़े 10 बजे, और यहाँ पर हमारे इधर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसे बोला था कि सुबह जस्ट उसकी मतलब खुद से ही मैंने उसको बोला कि तुम अनार खा के आना बस। तो सिर्फ उसको एक अनार खिलाया था, और उसके बाद 10:30 11 बजे तकरीबन मैंने उसका बस्ती कर दिया था। मैम आप पंजाब से हैं? जी सर। तभी इंटेलिजेंट हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम ये जो मैम पटोल, कंटकारी और गुरुची, इनका आपने पहले काढ़ा बनाया और फिर कल्क भी इन्हीं का लिया? हाँ जी, मतलब काढ़ा आपने बनाया वासा, पटोल, कंटकारी और गुरुची, फिर उसके बाद जी जी कल्क भी इसी का लिया, उसको फिर आपने शीर में शीर मतलब डाला, 1 लीटर काढ़ा बनाया, 1 लीटर 2 आपने लीटर शीर। 2 लीटर पानी और 500 ml मिल्क में 150 ग्राम ये पंचतिक्ती क्षीरवस्ती का 50 ग्राम प्रत्येक द्रव्य, और इसका क्वाथ बनाकर जब वो मतलब 500 ml, हाँ 500 ml रह गया, और उसके बाद जो बाकी सारी चीजें मिलाई, घी और तेल, नहीं सिर्फ घी, सिर्फ इसमें सिर्फ घी पड़ता है। जी मैम ये कौन सा उसमें काम में लिया था मैम? मैम सिर्फ कॉद बना दो, उसमें शीर नहीं मिलाया ना आपने? नहीं, शीर मिलाया, आधा लीटर दूध था उसमें। ओके। मैम मुलेठी 500 घृत ml कैसे काढ़ा हो गया, बनाया था? 500 ml दूध हो गया। मुलेठी घृत कैसे बनाया था आपने खुद जो बनाया था? सर यष्टि मधु जो था, उसको मतलब उसका जैसे काढ़ा बनाकर उसमें घृत से उससे सिद्ध किया था। कितना घृत डाला था मैम उसमें? 1 लीटर, तो वो किसी और पेशेंट में भी काम आ जाता है यष्टि मधु घृत। तो वो 1 लीटर मतलब जैसे बनाया था मैंने, उसमें से 700-800 ml बचा, मतलब बनने के बाद। मैडम ये बस्ती में घृत कितना ऐड किया? वस्ती में सर 100 या 120 किया होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं देख के बता दूंगी आपको। ठीक। मैम उसका पूरा प्रिपरेशन डालोगी क्या? यष्टि जी जी मधु जी। मैम ग्रुप मैम आपके में? पास पूरे डाटा होंगे ना उस पेशेंट के? नहीं सर, मेरे पास पहले मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन करती नहीं थी, बट अब अकल आ गई है इधर ग्रुप ज्वाइन करके कि अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत जरूरी है। ऐसे केस तो क्या है कि जब कभी मौका आता है तो आप प्रेजेंट करते हो या बताते हो, तो फिर वो मतलब जैसे एक एक केस, जैसे अब आपका एक केस है और भी एक केस चल रहा है, तो इन सारे केसों को इकट्ठा करके जब पूरे इंडिया से कलेक्ट करते हैं तो फिर 100-200 हजार की संख्या में कलेक्ट होते हैं ना उनके डाटा, तो फिर जाके कोई जैसे कहीं रिसर्च पेपर में डाला जाए या कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाए, तब जाके वो प्रूव माना जाता है कि भाई ये पंचतिक क्षीर बस्ती है और नहीं, इसको वो बात इन इन सही है, चिकित्सकों बट ने पहले दिया कभी है। ऐसे जरूरत नहीं पड़ी, बट अब लगता है कि करना चाहिए हम लोगों को भी, ताकि हम लोग मतलब बता सके कि इन चीजों के भी ट्रीटमेंट है। अभी जैसे कल रात सर का बहुत अच्छा लेक्चर सुना, मैक्यूलर डिजेनरेशन और ये सब, तो इनका डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली होना चाहिए, तभी मतलब आम पब्लिक को भी पता लगेगा कि इस चीज का इलाज है। क्योंकि हम लोग भी जब नहीं केस अभी लेते हैं तब श्योरिटी नहीं हाँ, होता था। जब मैंने भी लिया था केस, तो मेरे को भी श्योरिटी नहीं थी कि कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट मैंने ले लिया बस कि कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। एंड आफ्टर दैट आई ट्राइड, तो मैंने देखा कि 16 दिन में ही मतलब बहुत चेंज आ गया। नहीं आयुर्वेद में तो मैम कंडीशन यही होती है कि पेशेंट जब चारों तरफ से निराश हो जाता है ना, तब आपके पास कहीं से घूम के या किसी नहीं, के मैंने माध्यम से आता है कि जितने भी पेशेंट देखे हैं सभी ऐसे ही रहते हैं, जब काया और माया दोनों खत्म हो जाती है तभी आयुर्वेद में आते हैं। और फिर आयुर्वेद में आके वो इतना बड़ी सर हम तो गरीब है, लुट चुके हैं। और एक चीज और देखी है मैंने अभी पेशेंट्सों में, ये पिछले कुछ 10 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ, और मैं पेशेंट को बोलता भी हूँ कि पेशेंट क्या बोलता है, सर हमें 5 खा रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा, जबकि कंडीशन ये है कि आपका जो प्रेस्क्रिप्शन है या पर्चा है उस पे आपने दवा 5 ही दिन की दी है, लेकिन वो 5 साल भी आपके खाते में जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप पेशेंट को साफ बोल दो कि भाई जो 5 साल की दवा खाई है वो भी क्या मेरे खाते में ही ऐड कर रहे हो, या मेरे से ही खाइए वो भी। अभी आपने 5 दिन दवा खाई ली, और 5 दिन का भी क्रेडिट, मतलब 5 दिन का क्रेडिट और 5 साल का क्रेडिट दोनों को आप इक्वल कर रहे हो।
तो ये भी मतलब एक बहुत सोचनीय विषय है और आयुर्वेद चिकित्सक को इस चीज को ध्यान में रखते ये तो हुए सही है सर। पेशेंट को साफ बोल देना चाहिए कि भाई अभी आप 5 दिन की मेडिसिन खाकर मुझसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हो। वही वहाँ रहता है एक ही सर, इनफर्टिलिटी में भी वही रहता है, पेशेंट घूम फिर के आता है और बोलता है इतने इतने पैसे खर्च किया और अभी इधर गारंटी। मैं वही बोलती हूँ, आपने उनसे मांगा कि आईवीएफ से मांगा गारंटी इतना लाख 1.5 लाख दे, तो उतने से 10% भी आयुर्वेद में खर्चा नहीं होता। तो आप हमसे गारंटी मांगते हो तो उनसे पहले मांगो, फिर हमसे मांगो गारंटी। नहीं ये सर आपकी मैम मैंने अपनी क्लिनिक में ना लिख के लगाया हुआ है। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो 1 ईयर मैं इस चीज से बहुत परेशान थी, लोग आते ही और गारंटी एक मांगते थे। और फिर मैंने अपनी क्लिनिक पे लिख के लगाया, पंजाबी में लिख के लगाया है कि जिन्हों आयुर्वेद ते आयुर्वेदिक ਕੀਤੀ पद्धति ते विश्वास, यकीन हो मेरा टाइम वेस्ट ना करे, वो अपना हाँ ते मेरा टाइम वेस्ट ना करे। मीन्स कि जिसको आयुर्वेद और आयुर्वेद के किए इलाज से कोई विश्वास नहीं है वो मैंने भी अपना और यही मेरा टाइम लिखा वेस्ट ही है। ना करे। और मैंने फिर स्पेशली क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया था, लोग ऐसे आते थे जैसे 2 दिन की मेडिसिन लगी, ये तो जी फर्क नहीं किया हमको, ये हो गया वो हो गया और वापस रिटर्न कर दिया। तो मैंने लिख के लगाया कि जो मेडिसिन एक बार ले ली वो वापस नहीं होगी, नहीं जिसने मैं नहीं आना वो ना आए, जिसने नहीं आना आए ही ना वो, क्योंकि नहीं, ये मैं पेशेंट को इतना ही बोलती हूँ, आप पथ्य पालन नहीं करोगे तो 1-2 महीने मेडिसिन बढ़ जाएगा और उसका रिजल्ट डॉक्टर से मांगना नहीं, आप पथ्य पालोगे तो ही रिजल्ट मांगना। प्लीज मैम आप ऐसे जितना मर्जी सॉफ्टली समझा लीजिए बट नहीं लोग समझते, इसलिए नहीं मैंने मानते, वो नहीं हार मानते के नहीं। वो एक मैंने कुछ नहीं और बोर्ड लगाया, मैंने हार के वो पूरा ऐसे पूरा चिपका दिया अपनी क्लिनिक में कि जिसको नहीं विश्वास वो ना आए, अपना भी टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि मैम कई बार दिमाग खराब हो जाता है। ग्रुप में हाँ वो डालना तो है। आप है ना, ग्रुप में डालना और उसकी फोटो भी लगेगा कि आपने क्या लिखा, क्योंकि हम भी उससे मोटिवेट होंगे, हमारे जो क्लिनिक्स है उस पर भी लगाया जाए। तो ये सर चीज भी क्या है कि अभी थोड़ी तो मैं नहीं देख रही हूँ, तो अभी तो वो फट गया है तो अभी दोबारा बनाने वाला है, बट मैंने ये लगाया हुआ है, कई साल लगाए नहीं रखा है मैंने वो। नहीं दोबारा से लगाओ ना, जब ये अच्छी चीज है तो लगाना चाहिए ना, तो उससे क्या और लोग भी मोटिवेट होंगे भी। जैसे कई नए चिकित्सक हैं तो वो खुद की प्रैक्टिस करते हैं या किसी हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं तो वो अपने चैम्बर में ये चीज लगा सकते हैं। अब जैसे वो अनुरिता उनकी मैम है, वो इच्छा तो है, ये कितना वो मतलब उनकी इच्छा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे को 1 ईयर में नहीं मतलब आपकी जैसे आपकी डॉक्टर अरविंद ने बोला ना कि वो बहुत सॉफ्ट थे पहले, तो ऐसे जैसे 1 साल अब ऐसे रहो, आधे लोग तो ऐसे होते थे जो बोलते थे कि हाँ मैं हम दे के जा रहे हैं, हमारे बच्चे वो ट्यूशन पढ़ने आएगा ना तो आपके पैसे दे के जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे लोग होते थे। मेरे को खुद ही नहीं समझ आता था कि मैं करूँ क्या, तो इसलिए फिर मैंने हार के ये चीज लगाया कि जिसको विश्वास नहीं वो अपना और मेरा टाइम ना वेस्ट करे। लोग बहुत डिस्कस करते हैं, मतलब आओ इतने तक, इसलिए ये करना पड़ा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया मैम। वेजी आगे का श्लोक पढ़े क्या? मैम टाइम हो गया, 10 अभी मिनट टाइम हाँ हो गया। तो मोनिका मैम आपका तबीयत ठीक है तो रुद्राष्टक बोल देंगी क्या? मोनिका मैम आपका गला ठीक है? जी सर, गला तो पता नहीं कैसा क्या है सर, पर क्या खाया बोलूंगी था जरूर। आपने कि ठीक हो गई? हमें फॉर्मूला बताइए। सर मैंने वो ताली शादी वाला प्रोसेस में कर रही हूँ, गार्गल्स कर रही हूँ सर, हाँ इसी से काफी फर्क पड़ गया। कल 2-3 बार गार्गल्स किए सर। हाँ, चलिए कितना अच्छा हुआ आप ठीक हो गए। जी सर। तो आप भगवान जी का नाम ले लीजिए और फिर सब लोग सुनेंगे। जी सर। जी। जी सर। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिमाकाशिवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं ततोऽहं तुषारादिशन्ताशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरम्
कुसुमोलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुबालीन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलं शोभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं पर्विशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भागगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानातिपादारविन्दं भजन्ते लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखो घटात्प्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। बहुत मैम सुंदर सर पढ़ा मोनिका मैम, आपका गला ठीक हो गया, बधाई हो। थैंक यू मैम, आपकी ब्लेसिंग्स है मैम, थैंक यू। बहुत आरती अच्छा मैम, शर्मा बहुत मैम आप भी कुछ गाइए ना। आरती शर्मा मैम, मुझे तो आप एकदम पवन जी की बहन लगती हैं, इतना इंटेलिजेंट है आरती शर्मा मैम। इंटेलिजेंट तो नहीं सर, वो अपना महामृत्युंजय मंत्र गा दें। हाँ गा दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत सुंदर, इनकी भी आवाज कुछ कम नहीं है वैद जी, हाँ कितना बहुत अच्छा सुंदर है सुंदर आवाज वाले सब लोग हैं। जी। और पवन जी आप कुछ करना चाहते हैं क्या इसके हो अलावा? गया सर, बस अब सेशन बंद कर दो। तो आप सेशन बंद कर देते हैं, ठीक है। तो प्रणाम सभी लोग को, शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग। प्रणाम थैंक सर, यू। प्रणाम। प्रणाम एक शुक्लपक्ष सभी रिक्वेस्ट को। है हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है, शाम वाले सेशन में काइंडली लघु वमन और लघु विरेचन जरूर बताइएगा। पेशेंट ना ये वमन और विरेचन से बहुत घबराते हैं, स्टार्टिंग में उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, मैं उसका पीडीएफ शेयर करूंगा स्क्रीन पे और फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। जी जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रणाम सभी को, सबका दिन शुभ हो, सबके दिन मंगलमय हो। थैंक यू।